Hello everyone, I hope you are all well at your place. In this video lecture, we are going to solve another sample paper of class 10th science, sample paper number 3. In this video lecture, we solve 60 MCQ in just 62 minutes. So let's start. मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे, टाइम 90 मिनट का होगा। और जो सेक्शन ए है, इन सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चन, अटेम्प्ट्स एनी 20 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। द फर्स्ट 20 अटेम्प्टेड क्वेश्चन वुड बी इवेल्युएटेड। जो सेक्शन ए है उसमें आपके पास 24 क्वेश्चन गिवन होंगे और आपने 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और जो आपने फर्स्ट 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया वही इवेल्युएटेड होंगे। सो क्वेश्चन 1 इज ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल द रेजिड्यू लेफ्ट इज। जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो हमारे पास क्या रेजिड्यू बचता है? ए ऑप्शन है फेरस ऑक्साइड, बी ऑप्शन फेरिक ऑक्साइड, सी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करते हैं तो क्या रिएक्शन बनती है? FeSO4 सॉलिड आ गया हमारे पास ये फेरस सल्फेट। जब हम इसको हीट करेंगे तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सॉलिड, प्लस साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। सो इसको हम बैलेंस करेंगे। अभी यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमारे पास जब हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो हमारे पास रेजिड्यू क्या बचेगा? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। हमारे पास एक ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है और इस एक्सपेरिमेंट में जो ये गैस निकल रही है, गैस ई, उसको हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सी गैस होगी। क्या किया है, हमारे पास एक स्टैंड हो गया और जो ये हमारे एक टेस्ट ट्यूब ली है, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है और कुछ इसमें जिंक ग्रैनुअल्स डाले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बबल होंगे गैस के बनेंगे, और जो ये डिलीवरी पाइप है इसके द्वारा कहाँ पे, जो पाइप का दूसरा एंड कहाँ पे छोड़ के रखा हुआ है? सोप सॉल्यूशन में। तो यहाँ से जो सोप बबल निकलेंगे बाहर और इस सोप बबल में गैस होगी। सो जब हम कैंडल को लेके आएंगे तो ये जब सोप बबल जो है कैंडल के, यहाँ पे कैंडल की फ्लेम होगी, तो यहाँ पे जब वो उसके पास पहुँचेगा तो उसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो वहाँ पे क्या होगा? पॉप साउंड आएगी। ठीक है, तो गैस कौन सी होगी? तो हमारे पास ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारे पास होगी ये हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन जो बनेगी, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट, और ये बन जाएगा हमारे पास जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस निकलेगी। तो यहाँ पे क्या आएगी? H2 गैस। क्वेश्चन नंबर 4, C4H8 प्लस XO2 एंड प्रोडक्ट आ रहा है YCO2 प्लस ZH2O। हियर X, Y एंड Z आर। हमारे पास एक ये रिएक्शन दी गई है और यहाँ पे जो X, Y, Z की हमने वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको बैलेंस करना है रिएक्शन को। सो पहले हम लिख लेते हैं रिएक्शन को, C4H8 प्लस O2, दिस गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो हाइड्रोजन ले लेते हैं पहले। इस साइड H8 है और इधर H2 है, तो मतलब 8 बनाने के लिए 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हम कार्बन ले लेते हैं। कार्बन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमारे पास C ओनली 1 है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी इस साइड ऑक्सीजन कितनी होगी? 4 टू द 8 और 4 ये 12 बन गए, तो यहाँ पे सिर्फ 2 है तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे x की जगह कितना आ गया? 6। ठीक है, x की जगह 6 आ गया और y की जगह कितना आया हमारे पास? 4।
और Z की जगह पे हमारे पास आ गया यहाँ पे जो Z है वहाँ पे भी 4, तो 6 4 4। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, द रिएक्शन एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर इज अ रिएक्शन ऑफ टाइप। जब हमारे पास एसिड और बेस को हम मिलाते हैं तो साल्ट बनता है प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है न्यूट्रलाइजेशन, बी हाइड्रोलिसिस, सी ऑक्सीडेशन एंड डी रिडॉक्स रिएक्शन। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हम एसिड प्लस बेस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। हमारे पास यहाँ पे गिवन है सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सोडियम है। जो इनमें से एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा वो कौन सी होगी? तो हमारे पास जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, ये तीन तो हमारे पास मेटल है, ठीक है। और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ओनली बच गया सल्फर। सल्फर जो है नॉन मेटल है, और जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज ए ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बी ऑप्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सी ऑप्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो जो रिएक्शन होती है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है? C+O2 CO2। तो किस तरह की होगी? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो C+O2 क्या बन जाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8, कॉपर सल्फेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो कॉपर सल्फेट होता है वो हमें किससे ऑब्टेन होता है, मतलब कौन सी रिएक्शन होती है? तो हमारे पास होता है CuOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कॉपर सल्फेट प्लस 2H2O। सो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट हमें CuOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को मिला के बना कॉपर सल्फेट। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, अ सॉल्यूशन हैज pH ऑफ 4, द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। एक सॉल्यूशन है जिसकी pH वैल्यू कितनी है? 4 है। वो उसका नेचर किस तरह का होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, या नन ऑफ दीज। हम जानते हैं कि जो सॉल्यूशन जिनकी pH 0 to 7 होती है, मतलब 0 और 7 के बीच में, वो हमारे पास एसिडिक इन नेचर होते हैं, और अबव 7 बेसिक इन नेचर। तो pH कितनी है? 4 आ रही है। सो इट इज एसिडिक इन नेचर। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ। ए ऑप्शन कांस्टेंट कंपोजिशन, बी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सी कंजर्वेशन ऑफ मास, डी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसमें कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? तो वहाँ पे हमारे पास जो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगी, क्योंकि हम देखते हैं जो मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर हम अगर कर देते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। सो हियर the balancing of chemical equation is based on the law of conservation of mass. Question number 11, identify the option that indicate the correct enzyme that is secreted while location A and its function. डायग्राम में जो ये लोकेशन A है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम जो वो सेक्रेटेड होता है और उसका क्या फंक्शन होता है? तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो होगी डी जो करेक्ट ऑप्शन होगी, माइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च। इसके लिए एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, एमिलेज इज प्रेजेंट इन द सैलिवा एंड secreted by the salivary gland. The enzyme help in the breakdown of starch into simple sugar.
क्वेश्चन नंबर 12, चूज द फंक्शन ऑफ pancreatic juices from the following. Here D is the correct option. Trypsin digests proteins and lipids emulsifies fats. So here D is the correct option. Explanation for this: pancreatic juice secreted by pancreas contain enzymes which help in the digestion of food. Trypsin acts as on peptides and proteins. Lipids help in breaking down of emulsified fats. Question number 13. During the respiration of the organism X, one molecule of glucose produces 2 ATP molecules, whereas during the respiration of another organism Y, one molecule of glucose produces 38 ATP molecules. Select the correct X and Y. So in this question जो B जो होगी करेक्ट ऑप्शन होगी, X आएगा ईस्ट और Y आएगा फ्रॉग. इसके लिए आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हो. इन एनारोबिक रेस्पिरेशन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस 2 ATP मॉलिक्यूल्स. ईस्ट शोज एनारोबिक रेस्पिरेशन. इन एनारोबिक रेस्पिरेशन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस 38 ATP molecules. Question number 14. The adjacent figure represent the dialysis machines for removing nitrogenous waste in a patient with a kidney failure. Which substance out of the following in the dialysis fluid should be at the lower concentrations than in the blood of the patient? A option है glucose and urea. B option glucose and amino acid. C salt and urea. D glucose and salt. फिगर में ब्लड यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से ब्लड आउट, और डायलिसिस फ्लूइड इन और डायलिसिस फ्लूइड आउट. सो हियर इन दिस क्वेश्चन C is the correct option, salt and urea. The dialysis fluid filter the blood. It contains no nitrogenous waste. Question number 15. Identify the function of P, Q and R. जो यहाँ पे ये P, Q, R है, इसका क्या फंक्शन होगा वो हमने निकालना है. तो यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस है फर्स्ट, फिर रीअब्जॉर्प्शन और वाटर अब्जॉर्प्शन. तो अभी जो P पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी यहाँ पे, ठीक है. और Q के ऊपर होगी हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन, क्लियर. और R पे आ जाएगी वाटर अब्जॉर्प्शन, ठीक है. सो हियर C इज द करेक्ट ऑप्शन. P पे होगी हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, Q के ऊपर रीअब्जॉर्प्शन और R के ऊपर वाटर अब्जॉर्प्शन. क्वेश्चन नंबर 16. ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट. हमारे पास ये ह्यूमन हार्ट की डायग्राम दी गई है. मैच द लेबलिंग रेफर इन द कॉलम फर्स्ट एंड कोरिलेट विद द फंक्शन इन कॉलम सेकंड. जो फर्स्ट पे हमारे पास कॉलम फर्स्ट में जो दिया गया है उसका हमने मैच करना है सेकंड कॉलम के साथ. हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट आता है, तो इसका जो मैच करेक्ट मैच होगा वो हमारे पास डी के साथ, ठीक है. सेकंड की मैचिंग होगी ए के साथ, और जो थर्ड है थर्ड की मैचिंग सी के साथ, और फोर्थ की मैचिंग होगी बी के साथ. मतलब जो फर्स्ट आ गया डी, सेकंड का ए के साथ,
थर्ड जो है इसका सी के साथ, फोर्थ का बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन द डिक्शनरी। कौन सा लेंस जो है उसको आप प्रेफर करोगे जब आप जो स्मॉल लेटर है डिक्शनरी में उसको पढ़ने के लिए। सो फर्स्ट ऑप्शन दी है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड डी ऑप्शन इज अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो जो हम लेंस यूज करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। सो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो किस तरह का लेंस होता है, वो होता है कन्वेक्स लेंस और उसकी फोकल लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, अ 10 millimeter लॉन्ग पेन इज प्लेस्ड vertically in front of a concave mirror. A 5 meter long image of the oil pin is found at 30 centimeter in front of the concave mirror. The focal length of this mirror is. तो यहाँ पे हमने फोकल लेंथ निकालनी है। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो हमारे पास कितनी है 10 मिलीमीटर, और जो इमेज बन रही है उसकी हाइट जो है 5 मिलीमीटर। सो साथ में कहाँ पे बन रही है, कितनी डिस्टेंस के ऊपर, 30 सेंटीमीटर के ऊपर, मतलब वी भी आपके पास गिवन है। तो आपने क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है उसकी। तो इसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 मिलीमीटर और इमेज की हाइट हो जाएगी 5 मिलीमीटर माइनस 5, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी वी वो हमारे पास आ जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर। एफ हमने निकालना है। सो मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू माइनस वी पॉन यू इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको थोड़ा रिड्यूस कर देंगे, यू इज इक्वल टू ओवर आई हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस वी, दिस इज इक्वल टू ओ की 10 वैल्यू भर दी, और जो हमारे पास आई है उसकी माइनस 5 होगी, और साथ में v की माइनस 30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5 टू द 10, ठीक है, 2 32 मतलब 60 बन जाएगा। अभी हमारे पास ये हमने निकाल लिया u, ठीक है। अभी हम लगा दिया मिरर फार्मूला 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर यू प्लस 1 ओवर वी, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर यू माइनस 60 है प्लस 1 ओवर वी माइनस 30 है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 60, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 20। तो फोकल लेंथ आ जाएगी माइनस 20 सेंटीमीटर। सो वी इज द करेक्ट ऑप्शन, माइनस 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ concave mirror. The mirror produces an erect image of the object. The radius of curvature of the mirror is A option है less than 15 centimeter, B option between 15 centimeter and 30 centimeter, C exactly 30 centimeter, D more than 30 centimeter. क्वेश्चन में गिवन है एक ऑब्जेक्ट है, उसको कनकेव मिरर के इन फ्रंट जो रखा गया है कितनी डिस्टेंस के ऊपर, 15 सेंटीमीटर के ऊपर। द मिरर प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। जब आपके पास कनकेव मिरर के केस में वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है तो उसको हम ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं बिटवीन पी एंड एफ, मतलब पोल और फोकस के बीच में। तो उसके द्वारा तभी हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, मतलब हम जो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं 15 सेंटीमीटर से, ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर आ रहा है फोकस और पोल के बीच की बीच में जो डिस्टेंस उसके बीच में रखा होगा, तो मतलब उसका फोकस जो होगा 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होगा। तो अगर फोकस 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस होता है उसका, तो 15 टू द 30, तो 30 से ज़्यादा ही होगा ना वो, तो मोर देन 30 सेंटीमीटर आ जाएगा उसका रेडियस कर्वेचर, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज हेल्ड 20 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. The position of the image is,
ए ऑप्शन 50 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 16.67 सेंटीमीटर और डी -16.67 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है और उसको रखा गया कन्वर्जिंग लेंस के कितनी दूरी के ऊपर, 25 सेंटीमीटर के ऊपर, और जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे बनेगी वो आपने निकालना है। तो इसके लिए देख लो हमारे पास एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे ओ कितना है, मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है 25 सेंटीमीटर के ऊपर, तो माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है फ्रॉम द लेंस से वो हमारे पास ऑलवेज नेगेटिव होती है, क्योंकि वो उसको हम लेंस से इन फ्रंट रखते हैं। सो फोकल लेंथ जो होती है वो हमारे पास पॉजिटिव जाएगी, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस जो है वो हमारे पास होता है कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस में होती है। तो यहाँ पे f = 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमने v निकालना है, तो यहाँ पे लेंस फार्मूला लगा देंगे 1/f = 1/v - 1/u। तो थोड़ा इसको रिलीज कर लेते हैं, 1/v = 1/f + 1/u। सो दिस इज इक्वल टू 1/f की जगह 10 भर दिया, u की जगह -25। जब हमने इसको सॉल्व किया 3/50 आ गया। ठीक है, 1/f। फिर हमारे पास ये आ जाएगा f = +16.67 सेंटीमीटर। सो हियर C is the correct option. Question number 21. The power of a concave lens of focal length 2 meter is. जो पावर होगी कॉन्केव लेंस की वो हमने निकालनी है, उसकी फोकल लेंथ दी गई है 2 मीटर। हम जानते हैं जो पावर होती है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। सो यहाँ पे आ जाएगा P = 1/f, यहाँ पे आएगा मीटर में। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/-2, क्योंकि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। सो दिस इज इक्वल टू, अभी 1 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो -0.5 d। सो हियर C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। जो रियर व्यू के लिए मिरर यूज़ किया जाता है व्हीकल में, उसकी जो मैग्नीफिकेशन होती है वो किसके बराबर होती है, कौन सा यूज़ करते हैं हम रियर व्यू के लिए, कॉन्वेक्स मिरर। सो ए ऑप्शन यहाँ पे है इज लेस देन 1, बी इज मोर देन 1, सी इज इक्वल टू 1, डी कैन बी मोर देन और लेस देन 1 डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे जो है हमारे पास रियर व्यू के लिए हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स मिरर का, और कन्वेक्स मिरर की जो मैग्नीफिकेशन होती है इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23. द लेंस बिलो हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 मिलीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। अभी आपके पास ये डायग्राम गिवन है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और एक ऑब्जेक्ट जो है जिसकी हाइट 2 मिलीमीटर है, यहाँ पे ये इसके सामने प्लेस किया गया है, और एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास ये पोल नहीं आएगा, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं जो हमारे पास लेंस होता है। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। सो जब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, तो किस तरह की इमेज बन गई, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन गई। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हाइट निकालनी है। तो आप देख सकते हो इसके लिए किस तरह से हम उसकी हाइट फाइंड आउट करेंगे। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ प्लस में होती है। यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 5, तो माइनस साइन कन्वेंशन लगा के -5 सेंटीमीटर हो जाएगी। वी हमने निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 1/f = 1/v - 1/u। लेंस फार्मूला लगा देंगे तो 1/v = 1/f + 1/u। दिस इज इक्वल टू 1/10 + 1/-5,
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1/10 आ जाएगा, तो v कितना आ गया -10 सेंटीमीटर। जो मैग्नीफिकेशन होती है v अपॉन u, दिस इज इक्वल टू साइज ऑफ मेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सो i इज इक्वल टू v अपॉन u मल्टीप्लाई o, दिस इज इक्वल टू v हमारे पास -10 u -5 मल्टीप्लाई, अभी देखो यहाँ पे 2 मिलीमीटर था, इसके सेंटीमीटर बनाने हैं तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे, 0.2 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो यहाँ पे 0.2 कर दिया हमने, जब कटिंग करोगे तो 0.4 सेंटीमीटर, मतलब दिस इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर बन जाएगा। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिमेन अनअफेक्टेड इज ए ऑप्शन स्पीड, बी डायरेक्शन, सी वेवलेंथ, डी फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में गिवन है जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज नहीं होती है। तो स्पीड जो है, जब लाइट जाएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उसकी स्पीड जो है वो हमारे पास डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, डिपेंड करता है कि वो रेयर से डेंसर में जा रही है कि डेंसर से रेयर में जा रही है। तो मतलब स्पीड जो है ये भी चेंज होती है, डायरेक्शन भी उसकी चेंज होती है, वेवलेंथ भी उसकी चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी जो है कभी चेंज नहीं होती है। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, फ्रीक्वेंसी। व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कैन नॉट बी चेंज्ड। सेक्शन बी consists of 24 question, serial number 25 to 48. Attempt any 20 question from this section. The first attempted 20 question would be evaluated. जो सेक्शन बी है उसमें 24 क्वेश्चन होंगे, कहाँ से 25 से 48 तक आपने अटैम्प्ट करने हैं 20 क्वेश्चन, और जो फर्स्ट आप 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे वही इवेल्युएटेड होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 25 इज क्विक लाइन, और साथ में वाटर के साथ उसको ट्रीट करेंगे तो हमारे पास बनता है स्लेक्ट लाइन। ठीक है, द रिएक्शन गिवन अबव इज, किस तरह की रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक होगी कि एंडोथर्मिक होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन क्या बनती है। क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कर देंगे और इससे हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं हम स्लेक्ट लाइन, प्लस साथ में हीट एनर्जी, मतलब हीट रिलीज होगी। सो किस तरह की रिएक्शन होगी, दिस इज एक्सोथर्मिक। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशंस ऑफ गोल्ड। ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी नाइट्रिक एसिड, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी एक्यूरिजिया। तो हमारे पास जो गोल्ड है उसकी डिसोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, एक्यूरिजी का यूज करते हैं। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस, इनमें से कौन सा बेस नहीं है। ए ऑप्शन है C2H5OH, बी ऑप्शन NH4OH, सी ऑप्शन है NaOH, डी ऑप्शन KOH। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन करेक्ट होगी, बिकॉज C2H5OH gives no OH negative ion in water. Question number 28, the most reactive metal is A potassium, B barium, C ऑप्शन जिंक, डी कैल्शियम। सबसे जो रिएक्टिव मेटल कौन सी है वो हमारे पास आती है पोटाशियम। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज पोटाशियम लाइज एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल नॉट गिव CO2 विद डाइल्यूट एसिड। मतलब कौन सा सब्सटेंसेस हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करते हैं जब हम उनको रिएक्ट करते हैं किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। सो ए ऑप्शन है क्विकलाइन, बी है लाइमस्टोन, सी मार्बल, डी बेकिंग सोडा। सो हियर हमारे पास जो ए जो होगी वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि क्विकलाइन प्लस वाटर क्या बन जाता है, स्लेट लाइन,
slaked lime contain no carbon atom. Question number 30. In which of the following setups would the bulb glow? हमारे पास 4 ये सेटिंग दी गई है, कौन से केसेस में हमारे पास बल्ब ग्लो करेगा नहीं करेगा। तो जो फर्स्ट जो है यहाँ पे हमारे पास ये बीकर में 2 नेल्स लगाई हुई हैं, साथ में ये बल्ब लगा हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी है और ये स्विच है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रबर कॉर्क है, इसके ऊपर 2 हमारे पास नेल लगाई गई हैं। डाइल्यूट HCl सोल्यूशन दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगी इसकी सॉल्यूशन की। क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव आयन आ जाएंगे और पॉजिटिव की तरफ Cl नेगेटिव। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। जो सेकंड केस है, यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन है, रबर कॉर्क का शुगर सॉल्यूशन में नहीं है हमारे पास, वहाँ पे इन दिस केस नहीं होगा। और यहाँ पे कौन सा है, ये अल्कोहल इन वाटर, तो यहाँ पे भी नहीं। और यहाँ पे लाइम वाटर है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इन दिस केस बल्ब आल्सो ग्लो। सो हियर फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन बोथ आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इसमें भी हमारे पास आइंस प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे भी आइंस प्रेजेंट होंगे। बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी 1 and 4, because in case of 1 and 4 solution ions are present. Question number 31 to 34 consists of 2 statements, assertion A and reason R. Answer these questions selecting the appropriate option given below. A option वहाँ पे दी होगी, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B option होगी, both A and R are true but R is not correct explanation of A. C option होगी, A is true but R is false, और D होगी, A is false but R is true. 31 assertion, rusting of iron can be prevented by painting. तो हमारे पास जो रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे को जो जंग लगता है, तो उसको बचाने के लिए लोहे को जंग से तो हम उसके ऊपर अगर पेंट कर देते हैं तो हमारे पास क्या है, तो इस तरह से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम रस्टिंग ऑफ आयरन से। रीजन, पेंट ऑब्जर्व मॉइस्चर, सो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज क्योंकि जो पेंट जो होता है एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन द मेटल एंड सरफेस ऑफ एयर, वो बैरियर का काम करता है। एक लेयर बन जाती है जिसके कारण क्या होता है, एयर जो है वो आयरन तक पहुंच नहीं पाती है। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 32 असर्शन, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये बन जाएगा हमारे पास लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमारे पास ये रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब असर्शन ट्रू है, क्योंकि जो लेड ऑक्साइड होगा इसमें क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, मतलब ये किससे क्या बन रहा है, पीबी, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन जो है निकल रही है और जो कार्बन है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, मतलब कार्बन के साथ क्या है, फिर जो यहाँ से ऑक्सीजन जो रिमूव हुई तो यहाँ पे कार्बन के साथ वो अटैच होगी, मतलब सी जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्ट भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो किस तरह की रिएक्शन होगी ये, इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। सो रीज़न आ जाएगा पी बी इज रिड्यूस एंड सी इज ऑक्साइड, तो रीज़न भी करेक्ट है। सो हियर A is the correct option, both A and R are the true and R is the correct explanation of A. 33 assertion, the small intestines is the site of the complete digestion of food. तो वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती है वहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होती है फूड की। तो हमारे पास ये असर्शन जो है ट्रू है। रीजन दिया है, द लार्ज इंटेस्टाइन्स इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल।
सो जो रीजन जो है हमारे पास फॉल्स होगा. सो हियर A is true, what R is false. So C is the correct option. 34. Assertion: mirror formula cannot be applied to a plane mirror. So हमारे पास जो assertion जो है ये false है क्योंकि मिरर फार्मूले का हम प्लेन मिरर में भी यूज कर सकते हैं. रीजन: अ प्लेन मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर ऑफ इनफाइनाइट फोकल लेंथ. अगर प्लेन मिरर जो है वो एक स्फेरिकल मिरर इफ उसकी जो फोकल लेंथ जो है इनफाइनाइट हो. ये रीजन है, करेक्ट है. सो क्योंकि जो मिरर फार्मूला एप्लीकेबल होता है फॉर प्लेन मिरर ओनली इन स्फेरिकल कंडीशन. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ए इज फॉल्स, बट आर इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 35. Out of zinc oxide, aluminum oxide, sodium oxide, calcium oxide, carbon dioxide, then neutral atmospheric oxide are. So यहाँ पे कौन सा होगा? जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि ये हमारे पास दोनों जो है एसिड और बेस के साथ रिएक्ट हो जाते हैं. रीजन: zinc oxide and aluminum oxide because they react with both acid and base. Question number 36. In which of the following vertebrates does the heart not pump oxygenated blood to different parts of the body? D is the correct option. Pisces only. Fishes belong to class Pisces. They have a single circulation. Deoxygenated blood from the lungs to carried to gills for purification and from gills to body parts. Question number 37. Blood is pumped to body parts by. जो ब्लड जो है पंप्ड होता है to the body parts by ventricles. So C is the correct option. Ventricles of heart pump the blood to the body part as the atria receive the blood from body parts. Question number 38. Find out the correct sequence of events during urea movement pathway. जो सीक्वेंस होगा ड्यूरिंग यूरिया मूवमेंट के दौरान वो कौन सा आपके पास यहाँ पे जो सीक्वेंस है करेक्ट होगा. सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरिथ्रा. क्वेश्चन नंबर 39. इफ द रियल इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय लेंस is 3 times the size of the flame and the distance between the lens and image is 80 centimeter. At what distance is the candle placed from the lens? क्वेश्चन में गिवन है रियल इमेज जो है कैंडल की बन रही है किसके द्वारा? लेंस के द्वारा. और कितनी बन रही है? 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम. जो साइज है फ्लेम का उसके 3 times. और जो डिस्टेंस है किसके बीच में? लेंस और इमेज के बीच में 80 सेंटीमीटर है. तो जो डिस्टेंस होगी कैंडल की फ्रॉम द लेंस वो हमने निकाल ली. जो मैग्नीफिकेशन गिवन है -3, वी जो है 80 सेंटीमीटर है, यू हमने निकालना है. तो मैग्नीफिकेशन होता है वी पॉन यू. दिस इंप्लाइज यू इज इक्वल टू वी पॉन एम आ जाएगा. सो वी कितना है हमारे पास? 80 और m -3. So this is equal to -80 over 3 centimeter. So here D is the correct option. Question number 40. Linear magnification of a concave mirror may be. जो concave mirror है उसकी linear magnification क्या होती है? A ऑप्शन है less than 1, B ऑप्शन है more than 1, C जो है more और less than 1 और D है infinity. जो हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है उसकी जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होती है मोर और लेस देन 1. सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन.
क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स इज इनकरेक्ट। जो ऑटोट्रॉफ्ट होते हैं उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो दी गई है, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है अबाउट ऑटोट्रॉफ्स। बी ऑप्शन है, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यस, ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन जो है, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास इनकरेक्ट है अबाउट ऑटोट्रॉफ्स। और डी ऑप्शन जो थी, दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे इन दिस जो स्टेटमेंट जो हमारे पास इनकरेक्ट है वो ओनली यही है, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 42, द कैविटी ऑफ द किडनी विच लीड इनटू यूरेटर इज कॉल्ड। हियर ए इज द correct option, renal pelvis. It is a large cavity. It collects the urine as it is produced. Question number 43, to obtain a magnified inverted image of concave mirror, an object should be held. A option, at pole, B at focus, C beyond 2f, D between f and 2f. concave mirror के केस में जो इन्वर्टेड इमेज हमें फॉर्म होती है और मैग्नीफाइड, तो इन दैट केस हम जो ऑब्जेक्ट के हैं उसको कहाँ पे प्लेस करेंगे, तो हम उसको प्लेस करते हैं बिटवीन एफ एंड 2f के बीच में। तब हमें किस तरह की मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 44, द इमेज फॉर्म बाय अ स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल, द मिरर इज। ए ऑप्शन, कन्वेक्स, बी कॉनकेव, सी आइदर कन्वेक्स और कनकेव, और डी नन ऑफ अबव। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव और कन्वेक्स। कॉनकेव के केस में हमारे पास 5 डिफरेंट पोजीशन के लिए हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, और एक के लिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, जब हम पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। और जो कन्वेक्स मिरर है वो ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आइदर कन्वेक्स और कनकेव। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज टू बी यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ए ऑप्शन 10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 30 सेंटीमीटर एंड डी ऑप्शन इज 35 सेंटीमीटर। एक कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और हम उसका यूज करते हैं शेविंग मिरर के लिए। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कौन सी होगी जो स्टेबल डिस्टेंस होगी जहां पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 10 सेंटीमीटर, बिकॉज द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ ऑफ द मिरर। सो 10 सेंटीमीटर इज अ करेक्ट ऑप्शन। हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन पी एंड एफ के बीच में। क्लियर? तो जो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगी 10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडिया P, Q, R and S, the angle of refraction are 35 degree, 30 degree, 25 degree and 15 degree respectively. In which medium will the speed of light be minimum? Means angle of incidence दिए है, medium कौन से है, P, Q, R, S. Angle of refraction है हमारे पास 35 degree, 30 degree, 25 degree and 15 degree. In which media the speed of light be minimum? कौन से मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है मिनिमम होगी। वी नो दैट लेसर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर इज द डेविएशन, हेंस लेसर इज द
स्पीड ऑफ लाइट। मीन्स अगर हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो स्मॉल होगा तो इन दैट केस जो डेविएशन जो होगी वो हमारे पास ज़्यादा होगी। सो जो स्पीड ऑफ लाइट जो है इन दैट केस मिनिमम होगी। सो हेयर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हमारे पास एस मीडियम जो है वहाँ पे हमारे पास 15 डिग्री है। सो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो मिनिमम होगी। सो यहाँ पे डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मच टाइम विल लाइट टेक टू क्रॉस 2 millimeter थिक ग्लास पैन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2? ए ऑप्शन है 10⁻11 सेकेंड, बी ऑप्शन है 10⁻12 सेकेंड, सी ऑप्शन है 10⁻−11 सेकेंड, डी ऑप्शन है 10⁻−12 सेकेंड। क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारे पास एक ग्लास गिवन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और उसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास 2 मिलीमीटर है। तो इसमें से जो लाइट पास होगी वो कितना टाइम लेगी तो वो हमने निकालना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके लिए एक्सप्लेनेशन। एस कितना है, मतलब जो डिस्टेंस मतलब उसकी थिकनेस 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर के अब हम बना देंगे मीटर डिवाइड बाई 1000। दिस इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। टाइम हमने निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन कितना है 3/2 और दिस इज इक्वल टू 1.5 हो गया। सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हो जाएगा एन इज इक्वल टू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका और होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो एन इज इक्वल टू C/B, तो रीरेज कर देंगे V इज इक्वल टू C/N हो जाएगा। C कितना है 3 × 10⁸ होता है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर 1.5 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस जो हमारे पास गिवन है 2 × 10⁻³ है और जो स्पीड है हमने निकाली है 2 × 10⁸, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻−8 हो जाएगा ऊपर जाके, तो बेस सेम पावर एडेड तो मतलब 10⁻11 सेकंड बन जाएगा। सो हेयर सी इज द करेक्ट ऑप्शन 10⁻11 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48, द मेटल विच डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट HCl इज? ए ऑप्शन जिंक, बी आयरन, सी गोल्ड, डी मैग्नीशियम। सो यहाँ पे ऑप्शन कौन आ जाएगी सी गोल्ड, क्योंकि गोल्ड इज अ नोबल मेटल। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 3 केसेस followed by question. There are a total of 12 questions in this section. Attempt any 10 question from this section. The first attempted 10 question would be evaluated. सेक्शन सी में हमारे पास 3 केस स्टडी क्वेश्चन हो गए और टोटल क्वेश्चन हो गए वहाँ पे 12। प्रत्येक केस में 4 क्वेश्चन गिवन हो गए। आपने क्या करना है 10 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, फर्स्ट 10 वही इवेल्युएटेड हो गए। सो केस प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज़ ए फार्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इट इज़ obtained by heating gypsum to a temperature 373 K. Plaster of Paris is used for making decoration pieces, chalk and plastering fixtures, bones. प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला दिया हुआ है CaSO4 हाफ H2O और इसको हम अपडेट करते हैं जिप्सम को हीट करके टेम्परेचर कितने टेम्परेचर के ऊपर 373 केल्विन के ऊपर। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका हम यूज़ करते हैं डेकोरेशन पीसीस को बनाने के लिए चौक में, और जब किसी की बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाए उसके ऊपर प्लास्टर लगाने के लिए। इस केस के बेस्ड क्वेश्चन 49, द डिफरेंस इन वाटर मॉलिक्यूल इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। जो डिफरेंस होगा किसके बीच में
जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इन केस ऑफ जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बीच में, वो हमारे पास कितना आएगा? ए ऑप्शन है 3/2, बी ऑप्शन है 2 और सी ऑप्शन है 1/2, डी 5/2। तो इसके लिए देख सकते हो आप, जिप्सम के 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और हमारे पास जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसके हाफ हैं, तो 2 माइनस हाफ कितना हो जाएगा? 3/2 H2O वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन वाई। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो हार्ड होता है, किसके कारण होता है? ए ऑप्शन गिवन है, चेंजिंग इनटू CaCO3, B giving of CO2, C combining with water, D giving out water। जो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें जब हम 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? जिप्सम। तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिलाते हैं? वाटर, combining with the water, so here C is the correct option। Question number 51, the chemical formula of gypsum is। जो केमिकल फार्मूला होगा जिप्सम का वो हमारे पास क्या होगा? वो आएगा कैल्शियम सल्फेट 2 molecules of water। So here B is the correct option। Question number 52, what is डेड वरंट प्लास्टर। जो डेड वरंट प्लास्टर होता है वो क्या होता है? दैट इज कैल्शियम सल्फेट CaSO4। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। केस, द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी टू प्रूव द रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी 2 healthy plotted plants were kept in the dark for 72 hours। After 72 hours, potassium hydroxide is kept in the watch glass in setup X and not in setup Y। Both these setups are airtight and have been kept in light for 6 hours। Then iodine test is performed with 1 leaf for each of the 2 plants X and Y। हमारे पास इस तरह से ये X और Y दो इस तरह से जार जैसे दिए हुए हैं ये, और यहाँ पे जो X है इसके बीच में हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है 2 प्लांट्स जो हैं लिए गए हैं और यहाँ पे हमने चेक करना है फोटोसिंथेसिस के बारे में। जो ये एक्टिविटी है यहाँ पे हमने 2 हेल्दी प्लांट ले लिए, उनको डार्क में रखा 72 आवर के लिए, और 72 आवर के बाद क्या किया, वॉच ग्लास में रख दिया। जो एक्स वॉच ग्लास है उसके साथ हमने क्या रखा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरे के साथ कुछ भी नहीं रखा 6 घंटे के लिए। तब उसके बाद जो है आयोडीन टेस्ट किया with 1 leaf for each of the 2 plants X and Y। केस के रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज यूज टू प्रूव इसेंशियलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ए ऑप्शन क्लोरोफिल, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी सनलाइट। जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, कौन सी चीज़ जो है जो ज़रूरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। सो यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये हमने ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था सारा। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54, द फंक्शन ऑफ KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज टू ऑब्जर्व। ए ऑप्शन ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सी मॉइस्चर, डी सनलाइट। जो KOH है ये क्या ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
Question number 55. Which of the following statements show the correct result of iodine test performed on the leaf from plant X and Y respectively? In this question, the correct statement is V. Blue-black color would be obtained on the leaf of plant Y and no change in color on the leaf of plant X. Question number 56. Which of the following steps can be followed for making the apparatus airtight? First one, placing the plants on glass plate. Second, using a suction pump. Third, applying baseline to seal the bottom of jars. Fourth, creating vacuum. So here both first and third are the steps that can be followed for making the apparatus airtight. So here C is the correct option. Case, the ability of a medium to reflect light is also expressed in terms of its optical density. Optical density has a definite connotations. It is not the same as mass density. While using the term rare medium and denser medium, B actually means optically rare medium and optically denser medium. In comparing two media, the one with the large refractive index is optically denser medium than the other. The speed of light is higher in rare medium than that of denser medium. इस केस स्टडी में हमारे पास गिवन है जो एबिलिटी होती है किसी मीडियम की लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी. और जो ऑप्टिकली डेंसिटी इट इज़ नॉट द सेम एज मास डेंसिटी. जो ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है मास डेंसिटी की तरह नहीं होती है. While using the term rare medium and denser medium, B actually means optically rare medium and optically denser medium. जब हम दो मीडियम को कंपेयर करते हैं, वन मीडियम जिसका लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा दूसरे मीडियम की बजाय, और जो स्पीड होगी लाइट की वो हायर होगी रेयर मीडियम में डेंसर मीडियम के कंपैरिजन में. सो questions based on this case are: question number 57, optical density is A option mass over volume, B ability to reflect light, C ability to reflect light, D none of these. जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो होती है हमारे पास ability to refract light. So here B is the correct option. Question number 58, an optically rare medium is one in which A option speed of light is more, B speed is equal to the speed of sound, C speed of light is less, D speed of light is 0. जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है वो जिसमें जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ज़्यादा होती है. सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम इज वन इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर. क्वेश्चन नंबर 59, लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज A option 3 into 10 raised to power 8 meter per second, B option 1.5 into 10 raised to power 8 meter per second, C option 2 into 10 raised to power 8 meter per second,
डी ऑप्शन 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में गिवन है लाइट एंटर करती है एयर से ग्लास में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगी वो हमने निकालनी है। वी नो दैट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और v होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमने क्या निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो रीअरेंज कर देंगे v इज इक्वल टू सी अपॉन एन। और स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया ग्लास का 1.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो हेयर सी इज द correct option. Question number 60. A light ray which is incident normally on an interface separating a rare and a denser medium. A option will bend towards the normal. B option will go away from the normal. C option will not suffer any refraction. D option will bend at an angle of 45 degree. क्वेश्चन में गिवन है एक रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट होती है नॉर्मली ऑन एन इंटरफेस सेपरेटिंग अ रेयर एंड डेंसर मीडियम। मतलब जो रे ऑफ लाइट जो है मान लो हमारे पास ये रेयर मीडियम हो गया, रेयर मीडियम मतलब कौन सा एयर का मीडियम, और ये होगा डेंसर मीडियम। और रे ऑफ लाइट जो है नॉर्मली पड़ती है, मतलब यहाँ पे नॉर्मली पड़ेगी, तो वो क्या होगी विल नॉट सफर एनी रिफ्रैक्शन। रे जो है वो सीधी चली जाएगी, कहीं पे भी उसकी रिफ्रैक्शन नहीं होगी। सो विल नॉट सफर एनी रिफ्रैक्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एन इंटरफेस सेपरेटिंग अ रेयर एंड डेंसर मीडियम विल नॉट सफर एनी रिफ्रैक्शन। सो इस तरह से आज हमने सैम्पल पेपर 3 जो है उसको डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम सैम्पल नंबर 4 जो है उसको डिस्कस करेंगे। सो अगर आप उस वीडियो लेक्चर को भी वॉच करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसके कारण आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और उस वीडियो को वॉच कर सको। जो ये सारी वीडियो जो हैं वो आपके लिए फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो आपका होगा उसमें हेल्पफुल होंगी। थैंक यू।